डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग यूपीएससी 2022 जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और वाकई में आसान क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर क्लास प्रोग्राम को अच्छे से करते हैं और कोई भी करंट अफेयर्स का मैगजीन आप रेगुलरली पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़पेपर, तो ये सवाल आप लगा सकते हैं बड़े आसान तरीके से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशन टू। कमेंट। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, सवाल तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, इसको जीएस पेपर 3 से भी आप जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के पोर्शन से। इसको आप जीएस पेपर 2 में भी पढ़ते हैं, जो गवर्नेंस का मॉडल है या सोशल जस्टिस का मॉडल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये सवाल आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की कमियों से भी लगा सकते हैं। सिंपल सा सवाल आपका है, एक तरफ बैंकिंग सिस्टम कैसे हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आ रहा है, और दूसरी तरफ उसकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो कमियां हैं वो आपको उजागर करनी है। ये एक तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा आसान बनाने के लिए आपका है। वैसे तो है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे क्वेश्चन। तो रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डीबीटी स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, एक प्रगतिशील आपका कदम है, लेकिन इसमें कमियां क्या है वो आपको बताना है। 10 नंबर का सवाल है। तो थोड़ा सा पहले फैक्चुअल पॉइंट आप समझ लीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका लॉन्च हुआ था 2013 में। सीधे किसी के अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर देना, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका है। फिर उसके बाद इसको शुरुआत में केवल 24 स्कीम्स पे लगाया गया, लेकिन धीरे धीरे इसको 300 सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स में आपके इंप्लीमेंट किया जा चुका है। और ये आप देखिएगा कि जो आपका डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, इसमें जैम ट्रिनिटी का यूज होता है, जनधन, आधार और आपका मोबाइल नंबर। हालांकि ये कहा जाता है कि आधार मैंडेटरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपने जितने भी ऐसे स्कीम्स होते हैं उसमें आधार के प्रेफरेंस करता है। ऑन पेपर आप कह सकते हैं कि आधार नहीं होगा तब भी आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जनरली आधार का एक तरह से इंटीग्रेशन लगभग आपका अनिवार्य मान सकते हैं। तो ये आप देखिएगा। दूसरा आप ये देखिएगा कि शुरुआत में इसको जो इसका उपज रहा, जो इसकी संकल्पना रही, वो प्लानिंग कमीशन की थी। प्लानिंग कमीशन के बाद इसको आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में इसको ट्रांसफर किया गया 2015 तक, उसमें काम किया। और उसके बाद इसको अत्यंत महत्वपूर्ण आपके बनाने के लिए, जो हमारे यहाँ पे सर्वोच्च कह सकते हैं कि सिविल सेवा का अधिकारी है, संस्था है जहां पे उसकी महत्व है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर इसको डाल दिया गया। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग के अंदर इसको डाल दिया गया। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में डालने का मतलब है कि किसी भी प्रोग्राम को आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, ये बात आप देख रहे हैं। तो शुरुआत में प्लानिंग कमीशन ने इसकी परिकल्पना की, इसका इंप्लीमेंटेशन किया, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद आपका ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ट्रांसफर हो गया 2015 में। ये तो इसका इतिहास है। अब आपको जानना है कि इसके फायदे क्या है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अगर आप बात करिएगा तो अगर आप इसके सिग्निफिकेंस देखिएगा तो ये बेसिकली क्या है कि इसने एक तरह से गवर्नमेंट, सिविल सर्वेंट और पब्लिक के बीच में इंटरेक्शन को मिनिमाइज किया है। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मनी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो भी आपका लाभ करता है उसके बैंक खाते में सीधे सीधे धन का हस्तांतरण हो जाता है। तो जितना ज्यादा कम इंटरेक्शन होगा एक सिविल सर्वेंट और एक पब्लिक के बीच में, उतनी पॉसिबिलिटी है कि मैनिपुलेशन नहीं होगी, और इसके वजह से करप्शन मिनिमाइजेशन आपका होगा। तो एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, इट विल मिनिमाइज द करप्शन इन द सिस्टम। एट द सेम टाइम इसमें बिचौलियों का कमी होने की वजह से, बिचौलियों इसमें अब आपके काम नहीं कर पाते हैं, उससे भी क्या हुआ, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्पीड ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स,
उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी इफिशियंसी, उनकी इकोनॉमी सब में इंक्रीज हुआ है। तो ये देखिएगा कि इससे क्या हुआ है, गवर्नमेंट की इफिशियंसी बढ़ी है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी बढ़ी है, उसकी उत्तरदायित्व भी बढ़ी है और पारदर्शिता भी बढ़ी है। तो जो बिचौलियों का समापन हुआ और जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हुई, उसके वजह से मैनिपुलेशन की भी पॉसिबिलिटी आपकी कम हुई, तो सीधे अब आपके अकाउंट में पैसा आता है, ये पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। जो पहले ये था कि सरकार अगर 100 रुपए देती है तो पब्लिक तक आते आते उसमें से 83 रुपीज आपका लॉस हो जाता है। अब वो स्थिति नहीं है, अब सीधे सीधे पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, ये भी आप बात देख सकते हैं। फिर आप क्या देखिएगा, इससे क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो मॉनिटरिंग करना भी आसान हो गया है। इसका पता लगाना कि कितने लोगों को कितना पैसा गया, कितने समय में गया, कब कब गया, और उसका अकाउंट मेंटेनेंस करना और उनका वेरिफिकेशन करना भी आसान आपका हो चुका है। इससे ये भी है कि नागरिकों का भी सशक्तिकरण हुआ है, क्योंकि अब पैसा सीधे सीधे उनके पास पहुंच रहा है, उनको 10 जगहों पे चक्कर में लगाना और उनको अपने पैसे को ही पाने के लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है, ये भी बात आप देख सकते हैं। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी रही है कि जैसे जैम ट्रिनिटी का यूज हुआ है, जनधन, आधार और मोबाइल, तो जो घोस्ट बेनिफिशियरीज आपके थे, जो गलत तरीके से अपना नाम किसी प्रोग्राम में, स्कीम में जोड़ दिया करते थे, कई लोग उसके लाभ पाने की अहर्ता नहीं रखते, उसके बाद भी उनको लाभ दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को भी इसमें हटाया गया है। तो ये रिड्यूस क्या करता है, घोस्ट बेनिफिशियरीज को खत्म करने का पॉसिबिलिटी आपका रखता है, ये भी बात आपको देख सकते हैं। फिर और क्या फायदा है, जैसे ही जनधन, आधार और मोबाइल नंबर आपका इंटीग्रेट किया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, तो हमारे देश में कई करोड़ आपके बैंक अकाउंट खुले हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश आपका बढ़ रहा है। पहले जो हमारे लोग पैसा जमा करने की आदत नहीं थी या बैंकों में सेव करने की आदत नहीं थी, तो अब बैंकों में जाने के बाद बैंकों का उपयोग करने की वजह से बैंक के और जो आर्थिक लाभ होते हैं उसका भी उपयोग हमारे देशवासी कर पा रहे हैं। इसके वजह से आप देखिएगा कि इसके डिजिटल इकोनॉमी को मदद मिला है और फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश आपका बढ़ा है देश में, ये भी फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारा पॉइंट आप देख सकते हैं कि जिसके वजह से आप कहेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा है, करप्शन को कम करेगा, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा। एक मिनट देखिए क्या होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फायदा, फिगर भी बना सकते हैं। इट विल मिनिमाइज करप्शन, इट विल इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ाएगा, उत्तरदायित्व को बढ़ाएगा। It will also increase the economy and efficiency of the government schemes. Economy and efficiency of the government schemes. It will also ensure financial inclusion. वित्तीय समावेश आपका सुनिश्चित करेगा। It will also ensure that the ghost beneficiaries are minimized. तो जो गलत तरीके से कृत्रिम रूप से आपके अपने कई सारे प्रोग्राम्स का लाभ ले रहे थे उनको भी मिनिमाइज करने की पॉसिबिलिटी आपका रखेगा। गवर्नमेंट के और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनकी स्पीड आपका बढ़ाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपका हो रहा है of the beneficiary, तो ये फायदा आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसमें चुनौतियां क्या है, किस तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो चुनौतियां आप कैसे समझ सकते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की समस्याएं होंगी, क्योंकि ये जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है ये किसी ना किसी
आपके कहा जा सकता है कि ऑनलाइन माध्यम के थ्रू होगा, कैश डिपॉजिट होगा आपके बैंक अकाउंट में, और उसके रिलेटेड जो समस्याएं होंगी वो आपका हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम्स आपकी जनरेट होंगी वो किस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होंगी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की चुनौतियां क्या क्या होंगी? पहली बात तो हमारे यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी नहीं है। लोगों को डिजिटल जो ज्ञान होना चाहिए, साक्षरता होना चाहिए, उसका अभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में देश में डिजिटल डिवाइड है, तो डिजिटल डिवाइड होने की वजह से इस योजना का लाभ बहुत लार्ज स्केल पे लोग नहीं ले पाते। कई लोगों के पास अभी भी मोबाइल फोन्स नहीं है, और कई लोग अभी भी आप कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम का लाभ नहीं ले पाए। एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल से बात समझाएंगे। झारखंड के आपके यहाँ पे एक स्कीम लगी जिसमें ये कहा गया कि आधार मैंडेटरी उस स्कीम में कुछ आदिवासी आधार नंबर अपना नहीं बनवा पाए, और आधार नंबर नहीं बनवाने के वजह से गवर्नमेंट की स्कीम से उनको निकाल दिया गया। और वो गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी? पीडीएस वाला जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो कुछ आदिवासी सरकारी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने आपके कहा कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर जो हमारा अनाज है वो दे दीजिए। सरकारी अधिकारियों ने मना कर दिया, और वही वो आमरण अनशन करते हुए अपना दम तोड़ दिए, और उन लोगों को वो सारे जो लाभ थे वो नहीं मिले। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों है? क्योंकि हमारे देश में लोगों को साक्षरता नहीं है, डिजिटल डिवाइड है। अभी भी कई सारे लोग आधार को नहीं बनाए हैं, और गवर्नमेंट की मैक्सिमम स्कीम्स डीबीटी में आधार का यूज करती है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम आपका क्या है कि हमारे देश में बैंक्स क्या करती हैं? बैंक्स प्रॉफिटिंग करना शुरू कर देती हैं। और वो कैसे करना शुरू कर देती हैं कि आपको अगर पैसा रखा गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आपके पास इनके बैंक अकाउंट में, तो उस पे वो कुछ चार्ज लगाना शुरू कर देती हैं। ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं कि अभी भी अवेयरनेस का कमी है हमारे देश में। लोगों को ऐसे स्कीम्स की जानकारी की कमी आपको देखने को मिलेगा। और आप क्या देख सकते हैं, ये जरूर हुआ है कि डीबीटी का यूज करने की वजह से, जनधन आधार मोबाइल का यूज करने की वजह से घोष बेनिफिशरीज कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आप देख सकते हैं कि घोष बेनिफिशरीज बनी हुई हैं। इन सब होने के बावजूद अभी भी गलत तरीके से लोगों का यहाँ पे स्कीम्स में जोड़ देना, पैसे को गलत उपयोग में लेके आना, ये भी आप देखिएगा। फिर यहाँ पे कैश ट्रांसफर हो रहा है, तो कैश ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है कि जब आप धन का हस्तांतरण करते हैं तो जो जिन लोगों को किया जा रहा है, जैसे कृषक हैं या आपके जो बड़े छोटे स्तर पे कोई उद्योग कर रहा है, माइक्रो इंटरप्राइज में आपका काम कर रहा है, तो ऐसे अगर कैश ट्रांसफर हो रहा है तो हो सकता है कि उस कैश का वो मिसयूज कर दें। हो सकता है कि कैश का लॉटरी खेल जाए, जुआ खेल जाए, हो सकता है कि उसका किसी नशे में उपयोग कर दें। ये भी प्रॉब्लम आपके होने की पॉसिबिलिटी रहती है। साथ ही साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे देश में अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी है। तो अभी भी वित्तीय समावेश उतना नहीं है, और वित्तीय अधोसंरचना का अभाव है। बैंक्स का पेनिट्रेशन गांव में नहीं है, दूर दराज क्षेत्रों में नहीं है, पेमेंट बैंक्स नहीं है। इनके वजह से भी लोग इसका वित्तीय समावेश का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, जिनके वजह से आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में समस्याएं आपकी अभी भी बनी हुई हैं। तो और जो ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म है, जैसे किसी को समस्या है कि उसका पैसा नहीं आ रहा है, समय पे उसका पैसा नहीं मिल रहा है, जो समस्या समाधान तंत्र है वो भी पूर्ण रूप से काम नहीं करता। लोगों के समस्या समाधान पे काम नहीं हो पाता है। जैसे कई सारे लोग हैं किसी योजना के अंदर लाभ पा सकते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जोड़ा गया। अब नाम जोड़ने में भी उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे संस्थाओं के आगे पीछे जाना है, और उसके बावजूद हो सकता है कि उनका नाम नहीं जुड़े। तो पूर्ण रूप से स्थापित ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म, समस्या समाधान तंत्र का भी अभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आप देख सकते हैं, क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं वो देख लीजिए।
इंपीडिमेंट्स क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना की कमी है, डिजिटल विभाजन और असाक्षरता आप देखिएगा, कैश का उपयोग जिस कार्य के लिए दिया गया था हो सकता है उसके लिए उपयोग ना किया जाए। फिर आप देख सकते हैं इनइफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो समस्या समाधान तंत्र है वो भी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता सही समय पे रहते हुए। प्रॉफिटिंग बाय बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स क्या होते हैं जनधन अकाउंट्स पे कुछ चार्ज लगाना शुरू कर देते हैं, जितना कि उनको लगाना चाहिए उससे ज्यादा लगा देते हैं, हालांकि आरबीआई ने पेनलाइज किया ऐसे बैंक्स को, लेकिन ऐसा आपको देखने को मिल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, जैसे पीएम किसान योजना में ये देखने को मिला कि गलत तरीके से लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया गया, उनको लाभ पहुंचाया गया, ये भी समस्या आप देख सकते हैं। कंप्लायंस ऑपरेशनल इश्यूज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी भी कम है हमारे देश में, कम वित्तीय समावेश है, बैंकों का पेनिट्रेशन कम है। तो एक तरफ आप डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फायदे लिखिएगा, दूसरी तरफ उसकी चुनौतियां बताइएगा, और थर्ड जब आप कंक्लूजन लिखिएगा तो उसमें यही बताइएगा कि डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम किया जाए, डिजिटल पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए, लोगों की साक्षरता बढ़ाई जाए, डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज किया जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर किया जाए, बैंकों को दूर दराज क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका पहुंच बनाया जाए, आपके प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्थापित किया जाए। तो ये जो कमियां हैं इनको दूर करके हम समस्या समाधान को पूर्ण कर सकते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन इतने पॉइंट्स लिख दीजिएगा तो आपको 6, 5, 5.5 नंबर तक मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स।